अब समग्र दृष्टिकोण में जब विमान दुर्घटनाओं की चर्चा होती है तो एक आम सैद्धांतिक तरीका यह है कि आप खुद को पायलट के अंतिम क्षणों की मानसिक स्थिति में रखें। आखिरकार किसी दुर्घटना तक पहुंचने वाले कदमों को पायलट की नजरों से दोहराना यह समझने का एक सूचनात्मक तरीका हो सकता है कि आखिर गलती कहां हुई। और जहां एक और विमान जांच वर्षों में अधिक जटिल हो गई है, जैसे कि ब्लैक बॉक्स जैसी चीजों के जुड़ने से जो हमें ठीक वही करने की अनुमति देती है, वहीं दूसरी ओर कुछ और स्थितियों में अंतिम शब्द। आपदा से ठीक पहले एक पायलट के शब्दों ने उनके द्वारा देखी गई कुछ बहुत ही रहस्यमय प्रत्यक्ष घटनाओं का खुलासा किया है, और वर्षों बाद भी उनका कोई सुराग न मिलने के कारण हम केवल यह अनुमान ही लगा सकते हैं कि वास्तव में क्या हुआ था। 28 जून 1980 दो आदमी अभी अभी हवाई अड्डे पर मिले हैं। जोसे सैंटोस और जोसे टोरेस अपने इयारकूप में एक नियमित रूप से निर्धारित उड़ान भरने की योजना बना रहे थे। उस दिन की उड़ान योजना में समुद्र के ऊपर एक छोटी यात्रा थी जिसमें प्योर्तो रिको अंतिम गंतव्य था। एनटीएसबी द्वारा दिए गए विवरण के अनुसार उड़ान वीएफआर परिस्थितियों में नियोजित थी। अगर आप नहीं जानते कि वीएफआर परिस्थितियां क्या होती हैं, तो इसे सबसे शुरुआती अनुकूल मौसम परिस्थितियों के रूप में समझें। उच्च दृश्यता, साफ आसमान, शांत समुद्र और स्थलों का दृश्य संदर्भ के रूप में उपयोग करके नेविगेशन। विमान अच्छी तरह से रखरखाव किया गया था और यह सैंटोस के पिता का था। प्यूर्टो रिकन पुलिस के हवाई डिवीजन में एक लेफ्टिनेंट और अपने खाली समय में वह पायलट थे। हालांकि जोस सैंटोस थोड़े अधिक नौसिखिए थे, जिनके पास केवल कुछ 100 घंटे की उड़ान का अनुभव था। फिर भी उनकी उड़ान बिना किसी घटना के शुरू हुई। जोस ने लास अमेरिकास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से शाम 6:10 बजे उड़ान भरी। टेक ऑफ के बाद उन्होंने संभवतः एक सीधा मार्ग अपनाया जो उन्हें 2 घंटे में प्योर्तो रिको ले जाता। लेकिन ठीक करीब 8:03 बजे जब सूरज ढलने लगा था, जोस ने एक काफी असामान्य आपातकालीन कॉल भेजी। हम नहीं हैं, हम नहीं हैं, हम नहीं हैं। हालांकि यह संदेश सैन जुआन, प्योर्टो रिको के एयर ट्रैफिक कंट्रोल के लिए भेजा गया था, लेकिन अज्ञात कारणों से वे इसे प्राप्त नहीं कर सके। लेकिन किस्मत से इबेरियन फ्लाइट 976 उसी इलाके में थी और उसने उनकी कॉल सुन ली, और यह है जोसे सैंटोस ने रेडियो पर कहा। इबेरिया कॉलिंग, मेडे मेडे। इबेरिया 976, इबेरिया 976, आगे बोलिए। अब इबेरिया फ्लाइट 976 एक मध्यस्थ के रूप में काम करेगी ताकि वे एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क कर सकें। फ्रीक्वेंसी खो जाने और वीओआर नेविगेशन सिस्टम का उपयोग न कर पाने के कारण एटीसी ने उन्हें ट्रांसपॉन्डर को 1100 पर स्क्वॉक करने के लिए कहा ताकि वे उनकी स्थिति का पता लगा सकें। अब यह मूल रूप से एक बैकअप सिस्टम के रूप में काम करेगा ताकि विमान का पता लगाया जा सके और फिर एटीसी उन्हें वापस घर की ओर मार्गदर्शन कर सके। लेकिन जोसे सैंटोस ट्रांसमिशन में आगे कहेंगे, इसके परिणाम स्वरूप एयर ट्रैफिक कंट्रोलर उनसे उनकी सबसे सटीक अनुमानित स्थिति पूछता और वह आगे यह कहता।
फिर शाम 8-7 बजे इबेरिया फ्लाइट 976 ने ईआर कूप से अनुरोध किया कि वे एयर ट्रैफिक कंट्रोल से एक अलग फ्रीक्वेंसी पर संपर्क करें। लेकिन इसके बाद केवल स्टैटिक शोर ही सुनाई दे रहा था। अब 8-12 बजे अटलांटिक फ्लीट वेपन्स रेंज ने सैन जुआन को सूचित किया कि उनके पास कुछ समय के लिए विमान का रडार संपर्क था और उन्होंने उसका मेडे कॉल भी सुना, लेकिन इसके बाद वह क्या कह रहा था ये वे समझ नहीं पाए। सैन जुआन ने FWR से पूछा कि उन्होंने आखिरी बार रडार पर विमान की स्थिति कहां देखी थी। अटलांटिक फ्लीट ने जवाब दिया कि विमान को प्योर्टो रिको के लगभग 35 मील पश्चिम में देखा गया था। 1 घंटे तक रेडियो संपर्क खोने के बाद अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने उनकी आखिरी झांत रडार स्थिति पर खोज अभियान भेजा। 2 दिनों के दौरान अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने उन लोगों की तलाश में दूर दूर तक खोजबीन की। विमान या उन लोगों का कोई भी सुराग कभी नहीं मिला। गायब होने का कोई स्पष्ट कारण न होने के कारण प्योर्टो रिको के अधिकारियों को यह समझने के लिए विभिन्न सिद्धांतों से जूझना पड़ा कि ईआर कूप पूरी तरह से कैसे गायब हो गया। एक संभावित परिदृश्य यह हो सकता है कि विमान रडार से गायब होने के तुरंत बाद रुक गया हो या दुर्घटनाग्रस्त हो गया हो। यह मानते हुए कि वे मिशन पूरा कर चुके, लगभग 8:30 बजे पूरी तरह से दिन का उजाला खत्म हो गया था। इससे पहली रात को खोज करना मुश्किल हो जाता क्योंकि विमान बेहद तेजी से डूब सकता था। चूंकि रिकॉर्ड दिखाते हैं कि विमान अच्छी तरह से मेंटेन किया गया था, ऐसा लगता है कि अधिक संभावित स्थिति यह थी कि वह स्टॉल हो गया था। जब कोई हवाई जहाज स्टॉल हो जाता है तो वह अब लिफ्ट पैदा करने में सक्षम नहीं रहता। ये वास्तव में कोई यांत्रिक समस्या नहीं है, बल्कि हवाई जहाज तब स्टॉल हो सकता है जब वह जिस कोण पर हवा की धारा में प्रवेश करता है वह हमले के महत्वपूर्ण कोण से अधिक हो जाता है। मूल रूप से जब ऐसा होता है तो विमान के पंख के नीचे पर्याप्त मात्रा में हवा नहीं गुजरती जिससे वह हवा में तैरता रहे। इसके परिणाम स्वरूप विमान गिरता रहेगा, उसकी ऊंचाई कम होती जाएगी जब तक कि कोण को सही ढंग से समायोजित नहीं किया जाता। अगर आपको ट्रांसमिशन याद हो तो एक पल में वह अपनी ऊंचाई 1600 बता रहे हैं, फिर कुछ ही क्षण बाद वह बताते हैं कि ऊंचाई 1500 थी। 1500 की ऊंचाई पर स्टॉल होना आमतौर पर बेहद मुश्किल होता है और संभवतः यह तब हुआ जब उन्होंने इस अजीब वस्तु से बचने के लिए दिशा बदली। लेकिन यह कहने के बाद भी यह सिर्फ एक संभावना है और कई अन्य चीजें भी हो सकती थीं, जैसे यांत्रिक समस्याएं। हालांकि इसकी संभावना बहुत कम है क्योंकि विमान अच्छी तरह से मेंटेन किया गया था। फिर भी यह उस चीज को नहीं समझाता जो पायलट ने देखी थी, क्योंकि उसने स्पष्ट रूप से कुछ अजीब देखा था। जहां आधिकारिक NTSB विवरण में कहा गया है कि जोस सैंटोस ने उद्धरण के अनुसार अजीब वस्तु देखी थी, यह स्पष्ट नहीं है कि वह वस्तु क्या थी और इसके बारे में अनुमान लगाना भी मुश्किल है क्योंकि वह इसके बारे में यह कहने के अलावा कि यह अजीब या विचित्र थी ज्यादा विस्तार से नहीं बताते। हालांकि इस मामले को ज्यादा ध्यान नहीं मिला, लेकिन जिन कुछ लोगों ने इसके बारे में लिखा है वे स्पष्ट रूप से UFO समुदाय से हैं। और जबकि आप कभी नहीं जान सकते, इस विशेष अजीब वस्तु के लिए एक व्याख्या यह हो सकती है कि यह ऑन्टोकिनेसिस नामक एक दृष्टिभ्रम का मामला है। पायलटों को होने वाले विभिन्न भ्रमों के विवरणों को देखने पर उनमें से एक इस विशेष विषय के संदर्भ में वास्तव में अलग नजर आता है और उसका विवरण है ऑन्टोकिनेटिक भ्रम आपको यह आभास देता है कि एक स्थिर वस्तु विमान के रास्ते के सामने चल रही है। यह तब होता है जब आप किसी एक निश्चित बिंदु की रोशनी, जमीन की रोशनी या तारे की रोशनी को घूरते हैं और पृष्ठभूमि पूरी तरह से अंधेरी या बिना किसी विशेषता के होती है। यह भ्रम यह गलतफहमी पैदा कर सकता है कि ऐसी कोई रोशनी आपके विमान के साथ टकराव के रास्ते पर है। क्राफ्ट। अब यह भ्रम इसलिए होता है क्योंकि गति की धारणा हमेशा किसी न किसी संदर्भ बिंदु के सापेक्ष होती है और अंधेरे या किसी भी तरह के बिना विशेषता वाले वातावरण में कोई संदर्भ बिंदु नहीं होता, इसलिए उस एकल बिंदु की स्थिति अनिर्धारित रहती है। इसके परिणाम स्वरूप हमारी आंखें अचानक झटकेदार हरकतें करती हैं ताकि किसी न किसी संदर्भ के लिए फिर से संरेखित हो सकें। अब यह एकल बिंदु का उदाहरण केवल एक उदाहरण है। झूठी गति के साथ ऑन्टोकाइनेटिक प्रभाव के अन्य रूप कुछ इस तरह देखे जा सकते हैं। यह देखते हुए कि सैंटोस के पास रात में उड़ान का केवल लगभग 17 घंटे का अनुभव था, यह बहुत अधिक संभावना है कि वह इस प्रकार के ऑप्टिकल भ्रम से परिचित नहीं थे, खासकर जब आप यह भी ध्यान में रखते हैं कि यह मार्ग एक लंबे समय तक सीधा था। लेकिन इसके अलावा ऑन्टोकाइनेटिक प्रभाव के बारे में जो बात विशेष रूप से दिलचस्प है वह यह है कि इसे सामाजिक प्रभाव के संदर्भ में कैसे अध्ययन किया जाता है। इससे संबंधित एक विशेष रूप से प्रसिद्ध प्रयोग शेरिफ का प्रयोग था।
इस प्रयोग में उन्होंने एक छोटे से प्रकाश को एक अंधेरे कमरे में स्क्रीन पर प्रक्षिप्त किया ताकि वह ऐसा लगे जैसे वह हिल रहा है। फिर प्रत्येक प्रतिभागी से व्यक्तिगत रूप से पूछा गया कि उन्हें लगा प्रकाश कितना हिल रहा है, और यह पाया गया कि लोग हमेशा व्यक्तिगत निर्णय लेने के बजाय सामूहिक रूप से सहमति जताते हैं कि प्रकाश कितना हिला। मूल रूप से उन्होंने पाया कि जो व्यक्ति प्रकाश की गति का अनुमान दूसरों से काफी अलग लगाता था, वह भी अपने उत्तरों को बदलकर समूह में घुलने मिलने की कोशिश करता था। और जब हम सहमति और संभावित यूएफओ देखे जाने की बात कर रहे हैं, तो क्या आपने कभी सोचा है कि यूएफओ को हमेशा तश्तरी जैसी वस्तुओं के रूप में ही क्यों बताया जाता है? यह वर्षों से मीडिया में रहा है और मुझे लगता है कि बहुत से लोग इस खास आकार को किसी संभावित एलियन यान से जोड़ने लगे हैं, और इस आकार को लोकप्रिय बनाने का श्रेय 1947 में केनेथ अर्नोल्ड नामक व्यक्ति द्वारा देखी गई एक घटना को जाता है। इस पायलट ने दावा किया था कि उसने 9 चमकदार अज्ञात उड़न वस्तुओं की एक कतार को माउंट रेनियर के पास उड़ते हुए देखा, जिनकी गति अर्नोल्ड के अनुसार लगभग 1200 मील प्रति घंटा थी। शुरुआती समाचार रिपोर्टों में फ्लाइंग सॉसर शब्द का इस्तेमाल किया गया था, और संयोग से इसके तुरंत बाद आने वाले हफ्तों में उड़न तश्तरियों के बारे में हजारों अन्य रिपोर्टें आईं। इनमें से कई रिपोर्टों में आकार बहुत विशिष्ट था। हालांकि केनेथ का बयान गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया था। उन्होंने सॉसर शब्द का इस्तेमाल वस्तु की गति का वर्णन करने के लिए किया था, न कि उनके वास्तविक आकार के लिए। जब उन्होंने और स्पष्ट किया तो उन्होंने उन्हें सपाट और पाई पैन जैसा या लगभग चमगादड़ के आकार का बताया। अब स्पष्ट करने के लिए, जबकि मैं इस विशेष वीडियो में अनुमान लगा रहा हूं, मुझे स्पष्ट रूप से नहीं पता कि सैंटोस के साथ वास्तव में क्या हुआ था। हालांकि ऑप्टिकल इल्यूजन के कारण पायलट का भ्रमित होना, ध्यान भटकना और फिर विमान का रुक जाना संभव है, लेकिन इससे मुझे उन अन्य मामलों के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया जिन्हें शायद यूएफओ से गलत तरीके से जोड़ा गया हो। और मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जब मैंने इस विषय पर शोध किया तो मेरे दिमाग में फ्रेडरिक वेलेंटिच का मामला आया, क्योंकि इसमें इस विशेष पायलट से कई समानताएं हैं, लेकिन ये कुछ मामलों में अलग भी है। मूल रूप से 21 अक्टूबर 1978 को ऑस्ट्रेलियाई पायलट फ्रेडरिक वेलेंटिच ने मूराबिन हवाई अड्डे से अकेले उड़ान भरी, और वह किंग्स आइलैंड की ओर जा रहे थे। बिल्कुल सैंटोस की तरह उनके पास भी केवल लगभग 150 घंटे की उड़ान का अनुभव था। उन्हें ऑस्ट्रेलियाई वायुसेना ने 2 बार अस्वीकार कर दिया था। उन्होंने वाणिज्यिक उड़ान परीक्षा में दूसरी बार भी असफलता पाई थी, और अपने बहुत सीमित उड़ान अनुभव में वह 3 इन फ्लाइट घटनाओं में शामिल रहे थे। एक बार जब वह प्रतिबंधित हवाई क्षेत्र में घुस गए थे, और 2 अन्य बार जब वे गलत उड़ान नियमों के तहत बादलों में चले गए थे। और यह बताना भी महत्वपूर्ण है कि वेलेंटिच खुद एक यूएफओ उत्साही थे। उनकी यात्रा ज्यादातर समय पर थी, और फिर जैसे ही सूरज लगभग 7:06 बजे डूबने लगा, उन्होंने एक अज्ञात विमान का वर्णन किया जिसमें कम से कम 4 लैंडिंग लाइट्स थीं, और जो उनके ऊपर कम से कम 1000 फीट की ऊंचाई पर तेज गति से गुजरा था। जब एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने उस अज्ञात विमान के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की, तो वेलेंटिच ने कहा कि वह विमान लंबा और चमकीला था, लेकिन वह इतनी तेजी से उड़ रहा था कि वे उसका विस्तार से वर्णन नहीं कर सके। हालांकि जो बात दिलचस्प है वह यह है कि एक बिंदु पर उन्होंने दावा किया, विमान पूरी तरह से स्थिर हो गया था। या फिर इस संदेश की दूसरी व्याख्या यह है कि वह मेरा पीछा कर रहा है, और फिर वह आगे कहता है कि वह उसके ऊपर चक्कर लगा रहा है। इसके अलावा वह एक हरी रोशनी का भी जिक्र करता है। और अंत में इस ट्रांसमिशन के आखिर में वह एक अंतिम महत्वपूर्ण विवरण बताता है। वह यह बताता है कि उसके इंजन में कुछ समस्याएं आनी शुरू हो गई थी। वह यह भी बताता है कि उसका विमान रफ आइडलिंग कर रहा है, और लगभग अपनी आखिरी बातों में वह यह बताता है कि यह कोई विमान नहीं है। इसके बाद एक तेज सुनाई देने वाली धातु जैसी आवाज सुनाई देती है। अब इन सेस्ना विमानों में गुरुत्वाकर्षण आधारित ईंधन प्रणाली होती है, और रफ आइडलिंग और खराब इंजन प्रदर्शन के कारण संभवतः वह एक झुके हुए कोण पर है और उसे इसका एहसास नहीं है। यह एक बार फिर एक और प्रकार का भ्रम है जो रात में उड़ान भरने वाले पायलटों के साथ हो सकता है। इसे फॉल्स होराइजन इल्यूजन कहा जाता है। इस तथ्य को देखते हुए कि उसके विमान की लाइटें हरी थीं, यह बहुत संभव है कि जब वह ऊपर देख रहा था तो यह किसी प्रकार की परावर्तित रोशनी रही हो। इसके अलावा इन 4 चमकीली लाइटों का उसके ऊपर चक्कर लगाने का उल्लेख भी है। आइए इस विशेष समय और तारीख पर रात के आकाश पर एक नजर डालते हैं। और यह बहुत स्पष्ट लगता है कि वेलेंटिच का ध्यान वास्तव में उड़ान भरने के बजाय अपने ऊपर क्या है इस पर केंद्रित है।
यह देखते हुए कि यह व्यक्ति एक यूएफओ उत्साही था जिसने पायलट बनने के लिए काफी प्रयास किया था, शायद उसके भीतर जो उत्साह था कि बाहर क्या हो सकता है, उसने उस स्थिति में योगदान दिया जिसे ग्रेवयार्ड स्पाइरल कहा जाता है। और नतीजतन जो धात्विक आवाज हम सुन रहे हैं, क्या विमान उलटने जा रहा है? अब यह सब कहने के बाद जब इन दो विशेष मामलों की बात आती है तो आप कभी भी निश्चित रूप से नहीं जान सकते जब तक आप फ्लाइट रिकॉर्डर बरामद नहीं करते जिनमें इन प्रकार की जांचों से जुड़ी सभी जानकारियां होती हैं, तब तक निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। हम वास्तव में जो कर सकते हैं वह केवल हमारे पास उपलब्ध जानकारी पर अनुमान लगाना है। स्पष्ट है कि यूएफओ और अन्य दुनिया के यानों का विचार दिलचस्प है, लेकिन दिन के अंत में कुछ कहानियां दूसरों की तुलना में अधिक विश्वसनीय होती हैं और हमेशा बहुत सारा शोर होता है जिसे छांटना पड़ता है। ये सब कहते हुए ये शायद ही सोशिएबल हैं।